हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं नगमा हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और मैं आपके सामने आज लेके आ गई हूँ एक और दिल को झंझोड़ने वाली कहानी, जिसमें कि हमें समझना है कि आखिर गलती थी किसकी। प्लीज आप मुझे बताइए कि आखिर गलती किसकी है इस केस में। मैं बात कर रही हूँ बेंगलुरु में हुए एक रिसेंटली केस की, जिसमें एक 21 साल का लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड 19 साल की लड़की को मार देता है, उसकी लाश के साथ 2 दिन स्पेंड करता है और उसके बाद जुर्म कबूल करता है, लेकिन बोलता है कि हाँ मर्डर मैंने किया है, लेकिन वजह मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो इस सोच के पीछे, इस जो भयानक जो इन्होंने काम किया, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या स्टोरी थी, क्या मोटिव था, कैसे ये सब हुआ, वो स्टोरी मैं आपके साथ में साझा करने आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ, जो कि शुरू होती है बेंगलुरु से। बेंगलुरु के एक होटल से पुलिस के पास फोन जाता है 26 नवंबर को कि यहाँ पर एक लाश है, वो रूम में मिली है। पुलिस तुरंत से वहां पहुंच जाती है और तफ्तीश है जो शुरू की जाती है। तफ्तीश के दौरान मालूम चलता है, अकॉर्डिंग टू सीसीटीवीज एंड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो मालूम चलता है चीजें, उसकी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ कि एक लड़का होता है 21 साल का, आरव नाम का, जो कि बेसिकली केरल का रहने वाला होता है, और जो एक 19 साल की लड़की जो कि असम की रहने वाली है, जिसका नाम है मोना दे, उनके साथ इस रूम में एक दिन की बुकिंग पर आए होते हैं। लेकिन वो अपनी जो एक दिन की बजाय वहां पर 3 दिन ठहरते हैं और 26 को, यानी कि वो लोग 23 को वहां पर होटल में आते हैं, चेक इन करते हैं दोनों साथ में। और 26 को है जो लड़का जो अकेला है, जो वहां से भागता हुआ कैप्चर किया गया है पूरा सीसीटीवी में। और ये सब जो सबूत है जो पुलिस है जो बरामद कर लेती है। अब सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात ये थी कि 24 और 25 को वो लड़का कहाँ था, क्योंकि किसी भी एंगल में, किसी भी सीसीटीवी में वो नहीं दिख रहा था कि लड़का कमरे से बाहर आया है। यानी कि उस लड़के ने 2 दिन तक उस लाश के साथ उस रूम में बंद होकर टाइम स्पेंड किया। और ताजुब की बात, हैरानी की बात यह है कि उस रूम में कोई सर्विस, रूम सर्विस कुछ नहीं गया, ना कुछ खाने पीने का गया। तो उस लड़के ने वो किस सोच में वो समय बिताया होगा। तो चलिए अब इसी वजह पे बात कर लेते हैं, इसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या स्टोरी थी, कैसे इसको पकड़ा गया। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो ओपन होते हैं, ऑन होते हैं, वैसे ही पुलिस है वो इनके पीछे लग जाती है। यानी कि आरव नाम के जो लड़के हैं, जो कि आरोपी है, उसके पीछे लग जाती है। और बहुत ज्यादा घुमाने फिराने के बाद, यानी कि जैसे ही इनका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फोन ऑन होता है, तो सबसे पहले इनकी मूवमेंट कैप्चर की जाती है, जिसमें कि मूवमेंट है जो पुलिस को गुमराह करने के लिए बहुत सारी जगह इन्होंने फेरबदल की हुई होती है। सबसे पहले इन्होंने रायचूर के लिए ट्रेन पकड़ी होती है, वहां से फिर इन्होंने यूपी के लिए ट्रेन ली होती है, यूपी से फिर ये लोग एमपी जाते हैं, एमपी के बाद वापस से यूपी, यूपी के बाद सीधा बनारस, और वहां पर ये स्टे कर रहा होता है। यानी कि वहां पर फोन की कनेक्टिविटी है जो ऑफ हो जाती है, वहां जाकर फोन बंद हो जाता है। यानी कि ये तय हो जाता है कि जो आरव है वो बनारस में है इस टाइम। तो इसलिए पुलिस एक्टिवेट हो जाती है, यूपी पुलिस को बोल दिया जाता है कि कुछ कार्रवाई करी जाए, और वहां पर जो तफ्तीश है वो शुरू हो जाती है। लेकिन आरव है जो पता नहीं किस सोच में था, या किस गिल्ट में था बोल सकते हैं, या क्या था, वो वहां से भी फरार हो जाता है और चल देता है कर्नाटक की ओर वापस। यानी कि आप लगा के देखिए कि जहां से वो भागा था, जिस जगह ये क्राइम करके वो भागा था, वो उसी शहर की साइड वापस आ रहा है। तो पुलिस को ये जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक उनका उपकरण यानी कि मोबाइल ऑन होता है, ये चीजें मालूम चलती है और पुलिस उनको ट्रैक करती है, और ट्रैक करके आरव को फाइनली पकड़ लेती है। अब ये एक बड़ा चैलेंज था जो कि बेंगलोर पुलिस के लिए एक बड़ी एक कामयाबी थी। लेकिन उससे ज्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट था वो अब शुरू होता है, क्योंकि बार बार जो आरोपी है आरव है, जो बार बार बोल रहा है कि मैंने मोना दो की हत्या की है, मैंने मोना दे की हत्या की है, हाँ मैंने ही की है, लेकिन मैं मोटिव नहीं बताऊंगा। उसकी वजह से पुलिस है जो पूरा मामला है वो जांचती है, क्योंकि जितने भी दिन थे, यानी कि 23 को वो लोग एंटर करते हैं, 24 को कत्ल होता है, 24 और 25 वो वहीं रहता है, और 26 को वो भाग जाता है। और 28 को जो उनकी जो चीजें हैं जो यहाँ से वहां
जो मूवमेंट है वो उनकी कैप्चर होती है। तो इन दिनों में जो पुलिस है, जो एक टीम है जो उन्होंने केरल भेजी हुई थी, एक टीम है जो उन्होंने पूर्व कर्नाटक में भेजी हुई थी जहां इनके रिलेटिव्स थे या समहाउ कुछ भी पॉसिबिलिटी थी, उसके लिए भेजी हुई थी चीजें। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो सामने निकल के आती हैं कि आखिर इस बच्चे के साथ ये आता कहाँ से, इसके साथ हुआ क्या था बचपन में। तो ये चीजें शुरू होती हैं जब आरव बहुत छोटे थे और आरव के पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं बनती थी और डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स के बाद एज यूजल बच्चे की कस्टडी है जो माँ को मिलती है और आरव अपनी माँ के साथ रहने लगता है। थोड़े दिन ही रहते हैं कि साथ में कि माँ दूसरी शादी कर लेती है। अब दूसरा बाप होता है, दूसरे बाप के साथ आरव की बहुत अच्छे से नहीं बनती है और आरव के को वो मतलब बहुत अच्छे से नहीं रखते हैं। लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं घर में, इस वजह से वो शादी भी बहुत ज़्यादा नहीं टिकती है और आरव की माँ का दूसरा डाइवोर्स भी हो जाता है। चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होती हैं, जैसे जैसे समय बीतता है थोड़े और साल निकलते हैं, लेकिन आरव की माँ है वो तीसरी शादी कर लेती हैं और इस बार आरव है वो थोड़ा समझदार हो चुका होता है, उसको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि इस तरह से ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती। इसलिए वो अपने दादा के पास जाने का फैसला करता है। इधर उसके दादा हैं जो फर्स्ट जो मैरिज के मतलब उसके जो ओरिजिनल दादा हैं, जो उसके फादर के भी फादर थे, वो कर्नल थे, यानी कि फौज में रहे थे। तो वो उसको बुला लेते हैं क्योंकि एनी हाउ वो उनका ही खून था, तो वो उसको बुला लेते हैं। तो मोस्टली जो उसकी पढ़ाई है जो भी था वो उसके दादा के साथ ही बीता था। तो कहीं ना कहीं उसको एक इमोशनली ब्रेकडाउन तो था ही, क्योंकि चीजें हम सुलझाने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम कितने टूट जाते हैं वो इन चीजों के थ्रू हम किसी को बता नहीं सकते हैं। तो वो एक चाइल्डिश ट्रॉमा लग गया था आरव को, कहना चाहे तो, कि उसको विश्वास है वो नहीं था कुछ चीजों पर, ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। बीबीए कर रहा था लेकिन क्योंकि बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में तो इसलिए बीबीए भी क्लियर नहीं हो पाती है। इन्हीं बीच में, ये सब मैं 2024 की ही बात कर रही हूँ, 2024 में ये सारी चीजें चल रही थी। 21 साल का वो लड़का है। बहुत ज्यादा ऑनलाइन चीजों का जमाना है, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कनेक्टिंग साइट्स को, चैटिंग साइट्स को बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो उसकी भी एक मुलाकात होती है एक चैटिंग ऐप के थ्रू, जिसका नाम मैं यूज नहीं कर रही हूँ। तो उसके थ्रू उसकी बात होती है एक बेंगलुरु में रहने वाली 19 साल की लड़की, जो कि बेसिकली असम से बिलोंग करती थी। उसका नाम है मोना दे और वो बेंगलोर में रहकर इंटर्नशिप कर रही थी और साथ में अपनी बहन और कजिन के साथ एक अपार्टमेंट है वो शेयर भी कर रही थी। तो यहाँ पे जब ऐसी बातें होती हैं, दोनों की बातें बहुत होती हैं, तो एक होता है ना कि एक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। यूथ है तो बहुत जल्दी विश्वास करने लगते हैं, यही कुछ वहाँ हो रहा था। फिर क्या होता है कि दोनों की दूरी बहुत होती है, एक केरल में है एक बेंगलुरु में है। तो लड़की बोलती है कि ठीक है तुम यहाँ पे आ जाओ और हम मिलते हैं। तो लड़का ठीक है, प्यार में बोल सकते हैं या अफेक्शन में बोल सकते हैं, अटैचमेंट में बोल सकते हैं, जो भी है, या फिर सिचुएशनशिप भी बोल सकते हैं। इसके थ्रू चलते वो लड़का अपना वहाँ पे जितना भी अपनी यार दोस्त फैमिली जो भी था वहाँ पे जितना भी था वो सब छोड़ के बेंगलुरु शिफ्ट हो जाता है। और लड़की भी बहुत ही अच्छी होती है, केयरिंग होती है, उसका जो भी है उसका जॉब इंटर्नशिप वहाँ करवाती है, 15,000 पर मंथ उसको वहाँ मिलने लगता है। लेकिन जो अकेलापन है वो वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है, आरव का पीछा नहीं छोड़ता है। आरव की जिंदगी में बस वहाँ मोना दे थी बेंगलुरु में, और कोई नहीं था, कोई जानने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं। ले देखिए एक मोना दे ही थी और मोना दे के लिए वहां पर उसकी कम्युनिटी के बहुत लोग थे, क्योंकि उसकी बहन भी वही थी, उसकी कजन भी वही थी, साथ ही में उसके जो साथ वाले कलीग्स लोग थे वो भी उसी के स्टेट से थे। तो ओवरऑल देखें तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स दोस्त थे। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी, यानी कि एक क्रिएटर भी थी। वो अपनी वीडियोस है वो अपलोड करती रहती थी, तो इसकी वजह से भी उसके बहुत सारे फैंस थे, बहुत सारे जो दोस्त थे वो बहुत लोग थे। लेकिन ये सब आरव को बिल्कुल पसंद नहीं था। आरव को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं अकेला हूँ और इसके चारों ओर बहुत ज्यादा लोग हैं और ये सबसे ओपनली मिलती है, सबसे बातें करती है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज जो उसको बचपन में थे, जो चीजें उसके साथ बचपन में हुई, वो सारी चीजें उसके सामने शायद आने लगी। अब आगे बातें बढ़ती हैं, जैसे जैसे समय बीतता है तो जो लड़का आरव होता है वो प्रपोज करता है मोना दे को कि हम लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। बट कहीं ना कहीं मोना दे भी इतनी ज्यादा
समझदार थी, मतलब इतना बोल सकते हैं कि आज के टाइम में होना भी चाहिए कि अपने लिए स्टैंड लो, तो वो लिव इन में रहने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। उसने बोला कि नहीं, मैं लिव इन में तो नहीं रह सकती क्योंकि मेरी बहन है, उसको भी जवाब देना होगा, मेरी कजन है, वहां पे भी मुझे जवाब देना होगा, और मैं तुम्हें जानती कितना हूँ, अभी हमें मिले हुए कुछ समय ही हुआ है, क्योंकि मार्च से नवंबर की डेट बहुत कम थी, 6 महीने में हम किसी को कितना जान सकते हैं। तो इस टाइम पे मोना बहुत करेक्ट थी कि उसकी मर्जी है कि वो लिव इन में अगर नहीं रहना चाहती अगर किसी के साथ, तो वो कंप्लीटली उसकी मर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज ना आरव को बहुत अखर गई, आरव को चीजें नजर आने लगी कि कहीं ना कहीं मुझे मना कर दिया और लोगों से ये बहुत ही इजीली ओपनली मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसका मेल ईगो भी हर्ट हो गया। चलिए बात करते हैं, जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई आगे, थोड़ा बहुत उनका झगड़ा हुआ, फिर सॉर्ट आउट हुआ, फिर उन्होंने बात करते हैं कि ठीक है एक दिन हम लोग आउटिंग के लिए चलते हैं, कोई तुम्हारी बहन नहीं होगी, तुम्हारी फ्रेंड्स भी नहीं होगी, केवल हम दोनों होंगे, एक दिन हम लोग होटल में रुकते हैं, फन करते हैं और उसके बाद देखेंगे जो होना होगा। तो बातें होती हैं, 23 नवंबर को लोग साथ में एंटर करते हैं, 23 नवंबर को ऑल गुड, सब ठीक रहता है। अब इस अकॉर्डिंग जो पुलिस है वो ये क्यास लगा रही थी कि शायद जो आरव है उसने प्री प्लान किया हुआ था मर्डर, इसके लिए वो चाकू अपने साथ में लेके आया। लेकिन ये थ्योरी जैसे ही चेंज होती है, जब आरव को अरेस्ट किया जाता है और आरव अपना जुर्म कबूल करता है, तब वो बताता है कि नहीं, ये जो बात है जो शुरू हुई वो कहाँ सुनी से शुरू होती है, आपस में दोनों की होती है लड़ाई 23 को, और वो लड़ाई है बहुत बड़ी फाइट में चेंज हो जाती है। और जैसे ही वो फाइट होती है तो 24 की सुबह वो जेप्टो ऐप से दो चीजें ऑर्डर करता है, एक चाकू और दूसरा होता है नायलॉन की रस्सी। अब आई डोंट नो नायलॉन की रस्सी का क्या करने वाला था, क्या उसका ये विचार था कि उसका गला घोट के मारा जाए या फिर चाकू से उसको मारने का इरादा था, डोंट नो, बट उसके बयान के अकॉर्डिंग जो आरव ने बताया था, और बहुत ही इनसेंसिटिवली वो बयान जो दिया जा रहा था पुलिस को, उसमें उसने एग्री किया कि हाँ मैंने मारा है, मैंने उस मोना दे को कम से कम 10 से 12 चाकू मारे, कंधे पे मारा, पेट में मारा, छाती पे मारा, माथे पे मारा, सर में मारा। 10 से 12 चाकू मारने के बाद जब वो लहूलुहान हो गई, बिस्तर पे भी खून हो गया, जमीन पर भी खून हो गया, उसे देखकर भी उसका दिल दहला नहीं, उसका दिल एकदम कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि वो वहीं बिस्तर के पास उसके सिराने पर बैठ गया, सहलाने लगा, उसे देखने लगा और बस बैठा ही रहा और सिगरेट फूकता ही गया, फूकता गया। क्या विचार चल रहा था, क्या सोच में था, कुछ नहीं किसी को पता है। अकॉर्डिंग टू आरव उसको भी नहीं पता कि सब क्या चल रहा था, वो सिर्फ वहां पर बैठा हुआ था और बस सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहा था और उस लड़की को देखे जा रहा था। उसके बाद 26 को जब 2 दिन बीत जाते हैं तब उसको रियलाइज होता है कि थोड़ी थोड़ी स्मेल है वो आने लगी है, और इसके डर से ही वो कि कहीं ना कहीं सर्विस है, रूम सर्विस वो आएगी ही अगर आसपास वाले कंप्लेन करेंगे, तो इसके चलते ही वो होटल से भागने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी होता है, और वो रूम भी बंद करना इतनी जल्दी में होता है कि रूम भी बंद करना भूल जाता है, केवल खाली डोर को लॉक नहीं करता, थोड़ा सा अड़ाक के चला जाता है और ऐसा भागता है। उसके बाद की स्टोरी तो हम सबके सामने ही है। लेकिन अब जो पुलिस के सामने मेन चैलेंज जो था वो ये था कि इसका मोटिव क्या है, क्योंकि वो बार बार बोले जा रहा था, एक ही बार बोले जा रहा था, एक ही बात बार बार रिपीट किए जा रहा था कि हाँ मर्डर मैंने किया है, लेकिन मोटिव मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल है। तो पुलिस के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि आखिर ऐसा क्या पर्सनल मैटर है। तो अभी तक पुलिस उसकी तफ्तीश में लगी हुई है, क्योंकि पुलिस को भी एक मोटिव है, वो चाहिए है जो कि उनको अदालत में, कोर्ट में पेश करना है। जहां तक रिमांड पे लिया गया है आरव को, और पूरी कोशिश की जा रही है कि क्या मेंटेलिटी रही होगी इस कत्ल के पीछे। आपको क्या लगता है गाइस? कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे नोट आउट हुए कि क्या चाइल्डहुड जो ट्रोमा था वो उसको स्ट्रोक कर गया उस टाइम, या फिर जो मेल ईगो था वो हर्ट कर गया क्योंकि मोना डे ने मना कर दिया था लिव इन में रहने के लिए, या फिर उसके अंदर एंजाइटी थी, इनसिक्योरिटी थी कि कोई भी लड़की है किसी और के साथ कैसे फ्रेंडशिप में रह सकती है मेरे होते हुए, यानी कि मैं ही उसका सब कुछ हूँ, या ये कुछ ऐसा था कि वो लड़का चाह रहा था कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही हो। क्या था, आपको क्या लगता है गाइस, इसमें गलती किसकी थी और क्या कारण हो सकता है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं लेके आती रहूंगी आपके लिए ऐसी ही अच्छी और होने वाली घटनाओं के ऊपर कहानी, और जिसके ऊपर हम डिस्कस करते रहेंगे कि आखिर क्या मोटिव हो सकता है और कैसी
विडंबना या कैसी अवस्था रह सकती है उस समय, प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।